नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हमने पिछली क्लास में राजनीति सिद्धांत एक परिचय पर चर्चा किया था और हमने बताया था कि राजनीति सिद्धांत के दो भाग हैं, राजनीति दर्शन और राजनीति विज्ञान। राजनीति दर्शन वाला भाग हमारे दादा परदादा का दृष्टिकोण है, पुराने लोगों का दृष्टिकोण है, जिसका राजनीति शास्त्र पर प्रभाव प्लेटो से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार तक था, जो मूल्य नैतिकता पर बल देता था, समष्टिवादी था और सद असद की बात करता है, उचित अनुचित की बात करता है। जबकि दूसरा दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान वाला है, जो बेसिकली तथ्य वैज्ञानिकता पर बल देता है, व्यवहारवाद के कारण सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिसका राजनीति शास्त्र में प्रभाव बढ़ा। इसी कारण से राजनीति शास्त्र का नाम भी राजनीति विज्ञान हो गया। अब मित्रों, हम पूरा आज डिटेल चर्चा करेंगे परंपरागत राजनीति शास्त्र पर या परंपरागत राजनीति दर्शन पर। दूसरा नाम उसका राजनीति दर्शन भी है, मानपरक दृष्टिकोण भी है, वो चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम परंपरागत राजनीति दृष्टिकोण से जुड़े हुए एक विद्वान के बारे में परिचय आपको कराते हैं। गार्नर, जेम्स डब्ल्यू गार्नर, इन्होंने बेसिकली परंपरागत राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी थी। ये भी यानी कि राजनीति शास्त्र को नैतिकता से, मूल्यों से जुड़ा हुआ विज्ञान मानते हैं, अध्ययन मानते हैं। ये भी कहते हैं राजनीति शास्त्र में मूल्य नैतिकता पर बल देना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट 1906 में लिखी थी। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस 1910 में लिखी थी। और उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट एक किताब है द सिविल गवर्नमेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट 1920 की। तो इसकी ये 3 किताबें भी हमें ध्यान रहनी चाहिए। जेम्स डब्ल्यू गार्नर का नाम भी ध्यान रहना चाहिए। इन्होंने कहा था राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा था। तो ये गार्नर, जेम्स डब्ल्यू गार्नर के बारे में भी आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि हम परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं और परंपरागत दृष्टिकोण में जेम्स डब्ल्यू गार्नर को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इनका फोटो भी कितना सुंदर है और नैतिकता की बात करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। चलो मित्रों, हम आते हैं परंपरागत राजनीति दृष्टिकोण पर। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण, मानपरक दृष्टिकोण या आदर्शात्मक दृष्टिकोण या प्राचीन दृष्टिकोण, अब नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र में सामान्यतः 2 ही नाम मिलते हैं, परंपरागत और मानपरक। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि हमारी जो ये सिनॉप्सिस है, सारणी है, कि क्या क्या पढ़ना है। पहले तो उसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे परंपरागत दृष्टिकोण का, फिर हम विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर परंपरागत दृष्टिकोण और राजनीति शास्त्र की परिभाषा का टॉपिक पर चर्चा करेंगे, फिर परंपरागत दृष्टिकोण और उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, राजनीति शास्त्र का क्या अध्ययन क्षेत्र मानता है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन के उपागम देखेंगे, इसके उपागम क्या क्या है वो देखेंगे। फिर परंपरागत दृष्टिकोण महत्व और नव परंपरावादी, इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी लेंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जो आज वाली यूट्यूब वाला भाग है, वीडियो का है, वो मैं यहाँ तक लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में ये 2 टॉपिक आपको मिलेंगे। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो हम चर्चा करते हैं, पहले सामान्य परिचय से आते हैं और चर्चा करते हैं। पहला सामान्य परिचय देखें तो बेसिकली कि परंपरागत राजनीति दृष्टिकोण का प्रभाव राजनीति शास्त्र में प्लेटो से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार तक था। यह मूल्य नैतिकता पर बल देता है, समष्टिवादी है। तो ये इसका सामान्य परिचय भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी विद्वान प्लेटो से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार तक थे, उसमें अधिकांशतः वो मूल्य नैतिकता पर बल देते थे और वहाँ तक कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्र में इस दृष्टिकोण का ही प्रभाव था। अब इसकी सामान्य विशेषताएं देखते हैं। राजनीति दर्शन की, मानपरक दृष्टिकोण की या परंपरागत दृष्टिकोण की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी सेम विशेषताएं, अब दोबारा से बता रहा हूँ। पहला, ये मूल्य नैतिकता पर बल देते हैं। तो वैसे भी पुराने लोग हैं, मूल्य नैतिकता की बात करेंगे तो मूल्य क्या हैं, ये मैंने बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भी आदर्श लक्ष्य दे रखे हैं सब मूल्य हैं। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समाजवाद, सब मूल्य हैं। जो एक आदर्श रहता है वो मूल्य होता है। ये समष्टिवादी हैं। समष्टिवादी का सेंस है अध्ययन की बड़ी इकाई पर बल देते हैं। ये द्वितीयक आंकड़ों पर बल देते हैं। द्वितीयक आंकड़े कौन से? ऐतिहासिक आंकड़े, जिनका खुद अध्ययन नहीं किया जाता, न उनकी पुनर्जांच हो सकती है, तो द्वितीयक आंकड़े, जैसे अकबर के बारे में आंकड़ा, महाराणा प्रताप के बारे में, अशोक के बारे में आंकड़ा। अब लिखने वाले और उसके जिनके बारे में लिखा गया है, दोनों बातें नहीं हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या इनको द्वितीयक आंकड़ा बोलते हैं, जो ऐतिहासिक आंकड़ा होता है, जिसकी हम जांच नहीं कर सकते हैं।
तो वो द्वितीय का आंकड़ा है। औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण वाले विद्वान। औपचारिक संस्थाओं का मतलब है राज्य, सरकार, दल, जो सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं वो। ये उचित अनुचित की बात करते हैं, सद असद की बात करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर ये वस्तुपूरक अध्ययन की बात करते हैं। विकासशील देशों में अधिक प्रभावी हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पूर्व पश्चिम पिक्चर में मनोज कुमार पूर्व की बात करता है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, तो वो वाला बात है। तो इसका प्रभाव ज़्यादा विकासशील देशों में, पूर्व का मतलब है विकासशील देशों में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। परंपरागत राजनीति दृष्टिकोण के अनुसार कि बेसिकली राजनीति शास्त्र के दो ही कार्य हैं, समालोचना और पुनर्निर्माण, ये भी ध्यान रखना। ये राजनीति सिद्धांत के पतन का विरोध करते हैं। पतन की बात व्यवहारवादी कहते हैं। मैंने कहा ना, घर में बच्चे ही कहते हैं कि मेरे पिता का, दादा का क्या है, पतन हो गया, जबकि दादा और पिता विरोध करते हैं कि हमारा पतन नहीं हुआ है। तो ये समर्थक कौन है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, पश्चिमी विचारक, भारतीय विचारक, इन विचारकों पर टिप्पणी करने वाले विचारक, नव परंपरावादी विचारक जैसे लियो स्ट्रास, माइकल ऑक्सार्ट, एरिक वेगलिन, डांटे जर्मनी, सिबली, ये सब कहीं ना कहीं परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का ही समर्थन करते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इतना क्लियर होने के बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि बेसिकली परंपरागत दृष्टिकोण और राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा। अब परिभाषा के बारे में देखते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण और राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा। परंपरागत दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो 3 प्रकार की परिभाषा, वास्तव में 4 प्रकार की परिभाषा दे देते हैं। तो आपको वो 4 प्रकार की परिभाषा ध्यान रखनी है। पहला राज्य के रूप में, कुछ विद्वान हैं वो राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा राज्य के रूप में देते हैं। जैसे गार्नर, मैंने बताया था आपको अभी, गार्नर क्या कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, तो यानी कि राज्य के रूप में परिभाषा देता है। कुछ विद्वान सरकार के रूप में परिभाषा देते हैं। कुछ विद्वान राज्य सरकार दोनों को सम्मिलित करते हैं राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा में। कुछ विद्वान है जो व्यवहारिक परिभाषा देते हैं, मानव तर्क या मानव तत्व को भी सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। तो ये 4 प्रकार की परिभाषाएं हैं। इन 4 प्रकार की परिभाषाओं पर हम चर्चा करते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद करने की टेक्निक क्या है वो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करता हूँ। पहला, राज्य के रूप में परिभाषा। अब मित्रों एक बात ध्यान रखना, जैसे सिंपल है, गार्नर की मान लीजिए 10 लाइन की परिभाषा आ जाए तो आप डरना मत कि 10 लाइन की परिभाषा आ गई, सर ने तो 1 लाइन की बताई है। आपको तो बस ये शब्द खोजने, प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। समझो गार्नर की परिभाषा है, चाहे 10 लाइन की दे रखी हो। ये तो हम क्या है कि जिस हिसाब से पॉलिटिकल साइंस की आज किताबों में छोटी परिभाषा दी गई है, अब 10 लाइन की परिभाषा लिखना संभव नहीं है। मूलतः तो उसने 3-4 लाइन बोली होंगी। तो आपको ये एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये तो 4 लाइन की है, इसके अलावा भी और बातें। आप तो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर देखना है और केवल ये सब देखने हैं और गार्नर क्लिक कर देना है, अपना ऑप्शन मार देना है। ज़्यादा नहीं सोचना है। ज़्यादा सोचेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपसे आंसर नहीं होगा। तो गार्नर क्या कहता है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। दूसरा, ब्लंटसली विद्वान है। वैसे भी आपको पता है ब्लंटसली का मतलब बल्ली से है, आधार से है। तो ये कहता भी है राजनीति शास्त्र में राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसकी प्रकृति कैसी है, आधारभूत तत्व क्या हैं, प्रकृति कैसी है आदि की विवेचना की जाती है। ये कौन कहता है, ब्लंटसली। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ब्लंटसली का मतलब बेसिक, बल्ली से लिया जाता है हिंदी वाले, तो ध्यान रखना है। बल्ली कहाँ झोपड़े में लगी रहती है तो उसका बेस रहता है बीम। तो बीम क्या कहेगा, वैसे भी आधारभूत कहेगा। आधारभूत तत्व क्या है, प्रकृति कैसी है। अगला है गैरिस विद्वान है। गैरिस विद्वान कहता है कि शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों का अध्ययन राजनीति शास्त्र में होता है। तो गैरिस जो है वो पावर की बात करता है शक्ति की संस्था के रूप में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो गैरिस ने क्या परिभाषा दी थी, शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों का अध्ययन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला बेटा जो है वो आपको ध्यान रखना है, और भी थिंकर हैं। जकारिया की परिभाषा पर आते हैं। जकारिया ने भी राज्य के रूप में परिभाषा दी थी। ये क्या कहता है कि राजनीति शास्त्र में हम उस राज्य नामक संस्था का अध्ययन करते हैं जो संप्रभुता का प्रयोग करती है। उस राज्य नामक संस्था का अध्ययन करते हैं जो संप्रभुता का प्रयोग करती है। तो संप्रभुता का प्रयोग आ जाए राज्य नामक संस्था, समझो ये जकारिया की डेफिनेशन है, चाहे 4 लाइन की है चाहे 5 की है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर जेम्स क्या कहता है, जेम्स कहता है राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जेम्स के बाद गुड़नाव आते हैं। गुड़नाव कहते हैं इसमें राज्य की वर्तमान व विकासात्मक दशा का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान व विकासात्मक दशा का अध्ययन किया जाता है।
तो ये आपको पता रहना चाहिए, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। चाहे गार्नर की परिभाषा हो, चाहे बेलेंसली की, गेरिस की, जकारिया की, जेम्स की, गुडनाव की, तो मैंने ये 6 परिभाषाएं जो बताई हैं आपको, तो ये ध्यान रहना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इनमें वो शब्द आपको बस ढूंढना है और क्लिक करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा सोचते हैं तो आदमी परेशान कर जाता है। बहुत बड़े थिंकर कहते भी हैं परंपरावादी कि तर्क बुद्धिवाद व्यक्ति को नष्ट कर देता है। माइकल ओक्साट ने कहा भी है कि ज़्यादा तार्किक नहीं बनना चाहिए। तो तार्किक नहीं बनने की कोशिश करके यहाँ थोड़ा मुझ पर विश्वास करना है, बाकी हम विद्वानों पर विश्वास करना है और इसको याद करना है। अगला ध्यान रखते हैं जो आएगा सरकार के रूप में परिभाषा। सरकार के रूप में परिभाषा में 2 विद्वान आते हैं, पहला सीले है, दूसरा लिकोक है। अब सीले जो है वो तुलनात्मक परिभाषा देता है। तुलनात्मक परिभाषा कैसे देता है वो मैं पूरा बता देता हूँ। कहता है जिस प्रकार से संपत्ति शास्त्र में संपत्ति का, जीव शास्त्र में जीव का, अर्थशास्त्र में अर्थ का, कानून शास्त्र में कानून का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से राजनीति शास्त्र में सरकार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से राजनीति शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? सरकार का। तो पहले तो सब उसका कहता है, संपत्ति शास्त्र में, जीव शास्त्र में बहुत सारे सब्जेक्टों का नाम लेता है। मैंने तो आपको 2-4 बताए, तो आप ये देख लेना कि परिभाषा की प्रकृति कैसी है। तुलना कर रहा है और फिर क्या कह रहा है कि सरकार का अध्ययन किया जाता है। 2 बातें ध्यान रखना है। तो समझो वो सीले की परिभाषा है, आप क्लिक कर दीजिए। अगला लिकोक आते हैं। लिकोक बेसिकली क्या कहता है? सरकार से संबंधित विद्या है। राजनीति शास्त्र क्या है? सरकार से संबंधित विद्या है। अगर सिंपल इतनी सी परिभाषा ये सेंटेंस मिले तो समझो लिकोक की परिभाषा है, तो आप किसको डरना भी मत। तो इसमें आप कंफ्यूज भी नहीं होना है। सरकार से संबंधित विद्या किसने कहा है? लिकोक ने। अगला मित्रों देखते हैं, अगला जो है तो वो है राज्य व सरकार के रूप में परिभाषा। इसमें 3 विद्वान हैं जो राज्य सरकार को दोनों को सम्मिलित करते हैं राजनीति शास्त्र में। तो आप डरेंगे नहीं, मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसको करने की कोशिश करेंगे। और ये बोर्ड को भी आपको दिख रहा होगा, मैंने ज़्यादातर पीपीटी किट का प्रयोग किया है ताकि गुणवत्ता आप तक पहुँचे और आपको परेशानी का अनुभव ना हो। पहला है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट कहता है कि राजनीति शास्त्र में राज्य और सरकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि परिभाषा में 2 बातें, एक तो राज्य सरकार दोनों सम्मिलित हैं, दूसरा उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान, वैसे भी क्राइस का मतलब संकट या समस्या से ही रहता है। फिर डिमोक क्या कहता है? कहता है राजनीति शास्त्र में राज्य और उसके साधन सरकार का अध्ययन किया जाता है। कि राज्य और उसके साधन सरकार का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा? डिमोक। डिमोक वैसे भी डंकी है, डंकी का मतलब साधन है, साधन से मतलब है। पाल जेनेट की परिभाषा अगली है। पाल जेनेट क्या कहता है? राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा। समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान शब्द मिल जाता है कई बार, तो आप डरना नहीं है कि वह शाखा है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो आप जब ये देखें ना समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान की शाखा, चुप करके पॉल जेनेट मार दें, फिर उसके बाद दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये परिभाषाएं आपको याद हुई होंगी और आप बहुत इजी वे में इनको याद कर सकते हैं। तो अच्छे से टेक्निक से याद करेंगे तो समस्याएं भी नहीं आएंगी। अब है मानव तत्व से संबंधित परिभाषाएं। मानव तत्व से संबंधित जो व्यवहारिक परिभाषाएं वो भी आपको ध्यान रखना है। पहला है लास्की। लास्की क्या कहता है कि संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव जीवन के अध्ययन से। तो मानव जीवन है तो इसको हटा देते हैं, मानव जीवन इधर ही लिख देते हैं। तो ये बेसिकली लास्की कहता है संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। तो संगठित राज्य शब्द और मानव जीवन शब्द ये आ जाए तो लास्की की परिभाषा है। फिर है हरमन हेलर। हरमन हेलर बेसिकली क्या कहता है वो आपको ध्यान रखना है। वो कहता है इसमें राजनीति शास्त्र के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण किया जाता है जिसका मानव संबंधी मौलिक अवधारणाओं से होता है। जिसका निर्धारण किससे होता है? मानव संबंधी मौलिक अवधारणाओं से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरमन हेलर क्या कहते हैं? हरमन हेलर कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के इसमें संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण किया जाता है और इसमें मानव संबंधी मौलिक अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो बातें हैं तो वो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें आप गड़बड़ नहीं करेंगे। हरमन हेलर की परिभाषा हो या लास्की की परिभाषा हो, और इन दोनों को भी ध्यान में रखेंगे। अगला ध्यान रखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण और अध्ययन का क्षेत्र।
ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि परंपरागत दृष्टिकोण राज्य, सरकार, दल इनका अध्ययन करता है, औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। ये गैर सरकारी संस्थाओं या दबाव समूह का अध्ययन नहीं करता। तो ये कहता है हमें किस किस का अध्ययन करना चाहिए, राज्य का, सरकार के अंगों का, उनके आपसी संबंधों का, राजनीतिक दल का, सरकारी संस्थाओं के अध्ययन को भी शामिल करता है, जैसे नीति आयोग वगैरह को भी शामिल करता है। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी जिनमें राज्य की भागीदारी हो, जैसे यूएनओ और यूएनओ की एजेंसियां, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल में राज्य भागीदार हो, ये जरूरी नहीं व्यक्ति भी हो जाए जहाँ वहाँ नहीं। जो भी संस्था हो, जैसे पर्यावरण संगठन है कोई, उसमें कोई समूह शामिल होते हैं, वो उसमें नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें राज्य ही भागीदार हो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और विशेषकर सरकारी जैसे यूएनओ और यूएनओ से जुड़ी हुई एजेंसियां का अध्ययन करने पर बल देता है। गैर सरकारी संस्थाओं का ये भी अध्ययन नहीं करता, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो चाहे राष्ट्रीय लेवल पर हो। तो आपको ध्यान है इसमें क्या क्या शामिल है, राज्य, सरकार के अंग और उनके आपसी संबंध, राजनीतिक दल, सरकारी संस्थाएं, चाहे नीति आयोग हो चाहे अन्य सरकारी संस्था, मानवाधिकार हो आयोग हो वो भी आएगा, सूचना आयोग भी आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यूएनओ और उसकी संस्थाएं मेनली जिसमें राज्य भागीदार है और यूएनओ से मान्यता प्राप्त है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित नहीं है, दबाव समूह का अध्ययन सम्मिलित नहीं है। अब कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग बोल देंगे इसमें दबाव समूह भी आता है, परंपरागत दृष्टिकोण में नहीं आता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला मित्रों फिर देखते हैं हम उपागम। उपागम क्या होता है, तो ये उपागम से पहले हम इन तीनों चीज़ों को समझना पड़ेगा, दृष्टिकोण, उपागम, पद्धति, इन तीनों का जो है तो वो आपके सामने क्लियर होना चाहिए। दृष्टिकोण तो है विचारों का समूह, ये सबसे बड़ा होता है। हमारे यहाँ दृष्टिकोण दो ही हैं, परंपरागत और व्यवहारवादी दृष्टिकोण। मैंने बताया था ना, राजनीति दर्शन, राजनीति विज्ञान, वो दो विचारों का समूह ही है। तो दो ही दृष्टिकोण हैं, एक परंपरागत और एक व्यवहारवादी। तो ये दो दृष्टिकोण ही है, राजनीति दर्शन, राजनीति विज्ञान, ये दृष्टिकोण के प्रतीक हैं। राजनीति शास्त्र सिद्धांत में ये दो भाग हैं, जो ये दो दृष्टिकोण हैं। उपागम क्या होता है, अध्ययन करने का तरीका, ये होता है अध्ययन करने का तरीका। एक दृष्टिकोण में बहुत सारे उपागम हो सकते हैं। ऐसे परंपरागत दृष्टिकोण में बहुत सारे उपागम है, ऐतिहासिक उपागम है, कानूनी उपागम है, संस्थागत उपागम है, संदर्भात्मक उपागम है, आदर्शात्मक उपागम है, हम सबकी चर्चा करेंगे। पद्धति आंकड़े संकलन करने की विधि है, ये आंकड़े संकलन करने की विधि है। आंकड़े संकलन करने की विधि है। तो वास्तव में एक उपागम के अंदर बहुत सारी पद्धतियां हो सकती हैं, तो ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ा दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण के अंदर बहुत सारे उपागम होते हैं और एक उपागम के अंदर बहुत सारी पद्धतियां होती हैं। तो दृष्टिकोण तो हमारे दो ही हैं, एक राजनीति दर्शन परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण, जिसे प्रत्यक्षवाद अनुभववाद भी कहते हैं। अब हम इसके उपागमों पर चर्चा करते हैं। मैंने कहा मेनली इसमें 5 उपागम हैं। पहला ऐतिहासिक उपागम है, फिर कानूनी उपागम है, ऐतिहासिक, कानूनी, संस्थागत उपागम, फिर मानपरक उपागम या आदर्शात्मक उपागम और एक संदर्भात्मक उपागम। अब इन पांचों की भी हमें चर्चा करनी है। उपागम का मतलब क्या होता है, अध्ययन करने का तरीका। भाई पढ़ता आदमी कैसे है, भाई विचार समूह तो दो ही हैं कि हमें फर्स्ट ग्रेड पढ़ना है, नेट पढ़ना है, जो भी बनना है, लेकिन अध्ययन करने का तरीका तो कोई लेट के पढ़ता है, कोई बैठ के पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, तो अध्ययन करने का तरीका अलग अलग होता है। तो उपागम बहुत सारे हैं। तो 5 उपागम है मेनली, ऐतिहासिक, कानूनी, संस्थागत, मानपरक, आदर्शात्मक और संदर्भात्मक। हम एक एक करके चर्चा करते हैं, आप तनाव नहीं लेना है। अब देखिए आगे, पहले उपागम पर आते हैं। सबसे पहला है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें तनाव नहीं लेंगे तो शांतिपूर्वक आपको समझ भी आएगा। ऐतिहासिक उपागम में किसी भी राजनीतिक संस्था या घटना का अध्ययन ऐतिहासिक आधार पर किया जाता है।
यानी कि इतिहास को मानकर ही सही या गलत का निर्णय किया जाता है। जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली होनी चाहिए या अध्यक्षात्मक, तो हम ऐतिहासिक आधार पर कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में लंबे समय से हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली चलती आ रही है। तो इतिहास के आधार पर निर्धारण करना, तो ये क्या है, ऐतिहासिक उपागम है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो ऐतिहासिक उपागम में इतिहास को आधार मानते हुए वर्तमान का निर्णय लिया जाता है। तो वास्तव में इस उपागम का प्रयोग तो बहुत सारे विद्वानों ने किया था। अरस्तु ने भी किया, मैकियावली ने भी किया, फ्रीमैन ने भी किया, लेकिन इसके जो वास्तविक जनक हैं वो जीएस सेबाइन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं वास्तविक जनक? जीएस सेबाइन, ये जनक माने जाते हैं। जनक ये है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके जनक कौन है? जीएस सेबाइन। इन्होंने एक किताब लिखी थी, लिखने को तो ये 1925 में लिख दी थी, लेकिन पब्लिश्ड 1937 में थी, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो बेसिकली ये ध्यान रखना 1937 में पब्लिश्ड हुई थी। पब्लिश्ड कब हुई थी? 1937 में। लिखी कब गई थी? 25 में, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये 3 भागों में विभाजित है। तो इसमें पूरा दर्शन पहले दे रखा है, प्राचीन प्लेटो से पहले के दार्शनिक, प्लेटो के बाद के दार्शनिक, फिर कुछ आधुनिक दार्शनिक या मध्यकालीन दार्शनिक, ऐसे करके 3 भागों में इसको बांट रखा है इस पुस्तक को। तो इसमें 3 पार्ट है मेनली, ये भी आप ध्यान रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या जीएस सेबाइन इस उपागम की क्या विशेषताएं बताता है? 2 विशेषताएं बताता है। पहला कहता है किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का जन्म सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकटों के फलस्वरूप होता है। कि जैसे कहते हैं हमारे गीता में कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यानी कि जब जब धरती पर अधर्म होगा तो नया ईश्वर पैदा होगा और न्याय की स्थापना करेगा। वही बात यहाँ कहीं ना कहीं है। यहाँ भी कहा गया जब जब कोई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संकट आएगा, नया विचारक पैदा होगा, वो नए विचार देगा, इससे राजनीतिक सिद्धांत का जन्म होगा। वैसे भी देखते हैं, कहते हैं कि यूनान की जो प्राचीन यूनान की जो परिस्थितियाँ थी अन्यायपरक, उन्होंने प्लेटो और अरस्तु को जन्म दिया, और इंग्लैंड की जो परिस्थितियाँ थी उन्होंने होब्स लोक को जन्म दिया। क्योंकि जब जब संकट आया है तो कोई विचारक पैदा हुआ है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी तो बेसिकली गुजरात में एक सामान्य नागरिक के रूप में जन्म लिए थे, लेकिन उन्हें महात्मा गांधी अंग्रेजी शासन ने बनाया था। संकट आया था, अंग्रेजी शासन आया था, उसने फिर महात्मा गांधी का जन्म किया। तो वही बात ये कह रहा है कि यूनान में अन्याय आया तो प्लेटो अरस्तु आ गए, प्लेटो अरस्तु ने विचार दिए, इतने बड़े दार्शनिक बने। और उसके बाद बेसिक रीजन है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध आया तो उसने होब्स और लोक को जन्म दिया। तो होब्स और लोक ने फिर ऐसे विचार व्यक्त किए। उसने एक ने निरंकुश तंत्र का किया, एक ने स्वतंत्रता वाला किया। अगर वहाँ परिवर्तन नहीं आता तो वास्तव में पहले निरंकुश शासन नहीं आता, गृह युद्ध की परिस्थिति नहीं होती तो होब्स ऐसे विचार नहीं देता, और गौरवपूर्ण क्रांति नहीं होती तो कहीं ना कहीं लोक भी अपने विचार नहीं दे पाता। तो ये बात बेसिकली ध्यान में रखना है। वैसे भी हर आदमी संकट की देन होता है, तो संकट के फलस्वरूप उसमें नए विचार आते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारे सामने भी समस्या है। जैसे मैं पहले पढ़ता था, मुझे कोचिंग लाइन में राजनीति से बहुत नफरत है। आज कुछ लोग राजनीति करते हैं, पढ़ाने भी नहीं देते, तो बहुत महंगी फीस भी लेते हैं, सिर्फ डेकोरम दिखाते हैं। तो मैंने कहा मैं बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। मैं आज भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो दिल से पढ़ाता हूँ, किसी बच्चे के साथ जुड़ जाता हूँ तो दिल से जुड़ जाता हूँ। तो जो मैं हूँ वो मेरी परिस्थितियों की देन है। मैंने संकट देखा और भाई नहीं उनसे ज़्यादा शोषण करना, उसी हिसाब से करी। तो आज ऑनलाइन भी चला रहे हैं कि आपको सस्ता, सुलभ, बढ़िया, टिकाऊ, आसानी से उपलब्ध हो। तो ये मेरी परिस्थितियों की देन है। तो बेसिकली संकट आया तो हमने उस हिसाब से नवीन अपना रूप धारण कर लिया। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि कहते हैं कि किसी भी समाज की राजनीति का अध्ययन करने के लिए संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जैसी संस्कृति होती है वैसी राजनीति होती है। जैसे अमेरिकन राजनीतिक संस्कृति उसकी संस्कृति पर डिपेंड है, हमारी संस्कृति हमारी राजनीति पर डिपेंड है, हमारी राजनीति हमारी संस्कृति पर डिपेंड है। अगर राज्यों की बात कर लें तो राज्यों में भी अलग अलग है। बिहार की संस्कृति अलग है तो थोड़ा सा उसमें बिहार की राजनीति में उसका एनुलेशन रहेगा, वहाँ की समस्याएँ अलग हैं और वहाँ का रहन सहन अलग है। इसी प्रकार से राजस्थान का भी। लेकिन भारत की ओवरऑल संस्कृति कहीं ना कहीं हमारी राजनीति को भी प्रभावित करती है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। संस्कृति का भी अध्ययन करने की बात सेबाइन ने की। फिर इसके समर्थक क्या है? जनक तो ये सेबाइन है, अरस्तु, मैकियावली, फ्रीमैन, एडमंड इसका समर्थन भी करते हैं। अब इसकी आलोचना क्या है ऐतिहासिक उपागम की, इस पर भी चर्चा करते हैं और महत्व भी चर्चा करेंगे। पहले आलोचना सुन लीजिए। पहली आलोचना बनती है कि इतिहास तो तथ्यों का भंडार है। क्या है?
तथ्यों का भंडार है। अब इसमें उपयुक्त तथ्य का चयन करना कठिन कार्य है। अगर तथ्य गलत चयन कर लिया तो आपका निष्कर्ष भी प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि आज भी इतिहास के बारे में चार तथ्य हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई ये भी अभी निश्चित नहीं है, उसमें भी इतिहासकार 2 या 3 मत देते हैं। अगर वैदिक काल के बारे में कहें, वैदिक काल के बारे में बहुत सारे मत हैं, और आपने अगर ऐसा मत चुन लिया जो अल्प वाला है और असत्य है तो आपका निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। तो ये पहली कमी है कि इतिहास तो तथ्यों का भंडार है, उपयुक्त तथ्य का चयन करना कठिन कार्य है। दूसरा है पूर्वाग्रह से ग्रसित। इसमें यह है, कोई भी अपनी संस्कृति का अध्ययन करता है तो अपनी बातें छुपा जाता है। जैसे कोई भारत का अध्ययन कर रहा है तो अब हम भारतीय हैं तो अपनी गलत कमियां क्यों बताएंगे, कमियां अपनी को साइड में रख लेते हैं, वो नहीं सामने प्रकाशित करते, बाकी सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं। तो पूर्वाग्रह की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें महत्व क्या है, इसका एक तो महत्व हमें ऐतिहासिक अनुभव के बारे में जानकारी मिलती है। भाई इतिहास में कौटिल्य ने क्या क्या अनुभव लिए वो आज भी हमें कहीं ना कहीं सीख देते हैं। अशोक जी की नीतियाँ थी, अशोक महान की, तो वो भी हमें सीख देती हैं। तो जितने भी हमारे थिंकर रहे हैं या शासक रहे हैं वो उनकी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें अनुभव मिल जाता है, हर खेल करना ज़रूरी नहीं होता, तो ऐतिहासिक अनुभव मिल जाता है। दूसरा जो वर्तमान में आधुनिक अवधारणाएँ, एक जो व्यवहारवाद के फलस्वरूप आई राजनीतिक संस्कृति, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक उपागम का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयोग किया गया है। तो ये दो महत्व हैं। पहला तो इससे ऐतिहासिक अनुभव के बारे में जानकारी मिलती है, दूसरा राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा पर भी ऐतिहासिक उपागम का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। अब अगला आपको बताते हैं कानूनी उपागम। कानूनी उपागम है, कानूनी उपागम क्या कहता है कि हमें कि संविधान में दी गई संस्थाएं का ही अध्ययन करना चाहिए। जो संविधान में संस्थाएं दी गई हैं उनका ही अध्ययन करना चाहिए, संविधानेतर संस्थाओं का अध्ययन नहीं करना चाहिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अध्ययन तो कर लेना चाहिए, अब नीति आयोग का, मानवाधिकार आयोग का इनका अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान में उनकी चर्चा नहीं है। तो कानूनी उपागम वाले कहते हैं कि हमें संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए, एक राज्य के अंदर और 2 देशों के अंदर भी। जैसे हम अमरीकी राष्ट्रपति की भारत राष्ट्रपति से तुलना कर लें, अमरीकी कैबिनेट की भारत की कैबिनेट से तुलना कर लें, अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की भारत के सर्वोच्च न्यायालय से तुलना कर लें, तो ये अध्ययन तो इसमें सम्मिलित है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि संविधानेतर संस्थाओं का अध्ययन नहीं करना चाहिए, यानी कि जिन संस्थाओं की चर्चा संविधान में नहीं है उनका अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के कानूनी उपागम को कौन कौन से विद्वान अपनाते हैं? डाइसी है, ऑस्टिन है, ओग है, जिक है, केसीवियर है, जेनिंग्स है, पाइली है, डी बसु है। तो ये सारे कहीं ना कहीं इस प्रकार के अध्ययन को अपनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें आप टेंशन भी नहीं लेना। लेकिन इस उपागम में सबसे बड़ी कमी है कि इसमें संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। मानव व्यवहार का तो करते ही नहीं, मानव व्यवहार तो है नहीं, मानव व्यवहार तो व्यवहारवाद में। लेकिन फिर भी कम से कम संवैधानिक संस्थाओं का तो अध्ययन करना चाहिए, वो भी इसमें नहीं है। इस उपागम की सबसे बड़ी, इसलिए इसको सीमित उपागम भी कह देते हैं। संस्थागत उपागम वाले भी इसकी आलोचना करते हैं और व्यवहारवादी भी आलोचना करते हैं इसकी, कानूनी उपागम की, क्योंकि बहुत सीमित है, केवल संविधान में दी गई संस्थाओं के अध्ययन करता है। इसके बाद कानूनी उपागम की कमियों को दूर करने के लिए ही संस्थागत उपागम आया था। ये संस्थागत उपागम की बेसिकली कानूनी की तुलना में तो व्यापक है ही है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ संविधानेतर संस्थाओं का अध्ययन भी करता है। जैसे नीति आयोग, दल, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, इनकी भी चर्चा करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि संस्थागत उपागम सबके अध्ययन करने पर बल देता है। तो दल का भी, संवैधानेतर संस्थाओं का भी अध्ययन करता है, दल का, नीति आयोग का, मानवाधिकार आयोग का, सूचना आयोग का, ये सारे भी अध्ययन करता है। तो अब अगला ये ध्यान रखना चाहिए कि संस्थागत उपागम कानूनी उपागम से व्यापक है, लेकिन इसमें भी कमियां हैं। व्यवहारवादी इसकी भी आलोचना करते हैं और कहते हैं इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन सम्मिलित नहीं। इसलिए संस्थागत उपागम का एक नवीन रूप भी आया था, नव संस्थागत उपागम। मैं उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसके जनक भी बता देता हूँ। किसके? संस्थागत उपागम के। संस्थागत उपागम के जनक हैं डुर्वर्जर व डाल्डर। कौन है? डुर्वर्जर व डाल्डर संस्थागत उपागम के जनक हैं। मैकाइवर, लास्की, प्लोनोव ये इसका समर्थन करते हैं।
आलोचना मैंने बताई दी, व्यवहारवादी आलोचना करते हैं, कहते हैं ये मानव व्यवहारवाद की उपेक्षा करता है मानव व्यवहार की। अब हम आते हैं नव संस्थागत उपागम पर। नव संस्थागत उपागम क्या करता है? ये राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ मानव व्यवहार का भी अध्ययन शामिल करता है। दोनों बातें इसमें, प्लस मानव व्यवहार। पहला, यानी कि ये संस्थागत उपागम की कमियों को दूर करता है, उसे नवीन दृष्टिकोण देने की कोशिश करता है, व्यवहारवाद के गुण भी अपनाता है, लेकिन है परंपरागत दृष्टिकोण का भाग। कि मान लीजिए कोई गांव का व्यक्ति है, सिंपल गांव का भोजन खाता है, कभी कभी वो शहर में जाके कचौरी भी खा लेता है, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता है, तो गांव का रहा या शहर का हो गया? गांव का ही रहेगा। तो ये भी है, ये मेनली तो परंपरागत संस्थाओं को अध्ययन करता है, लेकिन कोशिश करता है मानव व्यवहार का भी शामिल हो जाए। इसलिए नव संस्थागत जो उपागम है ये बेसिकली है परंपरागत दृष्टिकोण का ही भाग है। किसका भाग है? परंपरागत दृष्टिकोण का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके समर्थक कौन है? पॉल टेलर व पेट्रो हॉल है। पॉल टेलर व पेट्रो हॉल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें गड़बड़ आपको नहीं करनी है, तो आप इतना ध्यान रखना कि नव संस्थागत जो उपागम है वो राजनीतिक संस्था और मानव व्यवहार दोनों का अध्ययन शामिल करता है। इसके समर्थक पॉल टेलर और पेट्रो हॉल है। दिख रहा होगा इसमें पॉल टेलर और पेट्रो हॉल। तो दो बातें हैं इसके अंदर। पहला, ये राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दूसरा, इसके समर्थक पॉल टेलर और पेट्रो हॉल है। तो बेसिकली आया क्यों? ये संस्थागत उपागम की कमियों को दूर करने के लिए आया, और इसमें कहीं ना कहीं व्यवहारवाद का भी अंश शामिल है। व्यवहारवादी पूर्णतः नहीं है, व्यवहारवाद का अंश शामिल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें तनाव नहीं लेना, इसमें टेंशन लेंगे तो आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। तो इतना तो इजी है, तो आपको समझ आना चाहिए। संस्थागत उपागम तो खाली क्या करता है? संवैधानिक और संवैधानेतर संस्थाओं का अध्ययन शामिल करता है। संस्थागत उपागम में मानव व्यवहार का अध्ययन शामिल नहीं है, ठीक है ना। संस्थागत उपागम के कौन है जनक? डुर्बर्जर डाल्डर हैं, और मैकाइवर लास्की प्लोनोव समर्थक करते हैं। तो आप जनक ध्यान रखना। और ज़्यादा बताऊं तो आप सुनना चाहते हो, तो चूंकि संस्थागत उपागम दल का अध्ययन करता है, आगे हम दल का चैप्टर पढ़ेंगे, तो दल का जितना भी जिन लोगों ने अध्ययन किया वो सब कहीं ना कहीं संस्थागत उपागम के ही समर्थक हैं। दल के बारे में लास्की क्या बोलते हैं, तो लास्की क्या बोलते हैं, मैकाइवर क्या बोलते हैं, तो वो सारे के सारे, सीले क्या बोलते हैं, तो वो बेसिकली सारे के सारे वो संस्थागत उपागम के ही समर्थक है, जिन्होंने दल के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो दल के समर्थक, दल का अध्ययन करने वाले भी इधर ही आएगा, दल का अध्ययन करने वाले। तो इसमें तनाव नहीं लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आलोचना तो है कि संस्थागत की तो क्या होगी? मानव व्यवहार की उपेक्षा। तो फिर संस्थागत उपागम की कमियों को बाहर कौन लेके आया? नव संस्थागत उपागम। नव संस्थागत उपागम क्या करता है? राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ मानव व्यवहार का अध्ययन भी शामिल कर लेता है। लेकिन मेन चीज इसकी क्या थी? राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, औपचारिक अध्ययन ही था। मानव व्यवहार आंशिक मात्र था, इसलिए इसको परंपरागत दृष्टिकोण का ही भाग मानते हैं। इसके समर्थक थे पॉल टेलर और पेट्रो हॉल। तो ये आपको सारी बातें पता होंगी और आपको समझ भी आ गई होंगी। तो इसमें तनाव लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगला देखते हैं हम, मान परक या आदर्शात्मक उपागम। तो इस पर भी चर्चा करते हैं। वास्तव में सबसे प्राचीन उपागम है। मैंने उसको लेट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रख लेना, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना उपागम है परंपरागत दृष्टिकोण का। ये बात अपने दिमाग में फीड कर लेना। ओल्ड, सबसे ओल्ड है उपागम। क्या है? सबसे पुराना उपागम है। मैंने तो सुविधा की दृष्टि से आपको पहले वो बता दिया ताकि आपको थोड़ा समझ आने में आसानी रहे, लेकिन ये सबसे पुराना उपागम है। नॉर्मेटिव अप्रोच भी बोल देते हैं। ये निर्देशात्मक है। पहला, इसकी विशेषताएं हैं, ये क्या है? निर्देशात्मक। निर्देशात्मक क्या है? कि ये अपने अध्ययन का मूल्य पहले से ही निश्चित कर लेता है। जैसे प्लेटो ने न्याय को पहले से निश्चित कर लिया। आइजिया बर्लिन आज के संदर्भ में देखें तो स्वतंत्रता का अध्ययन करता है, तो स्वतंत्रता के इर्द गिर्द ही उसके विचार घूमते हैं, तो उसका मेन लक्ष्य स्वतंत्रता का अध्ययन करना ही है। कुछ विचारक केवल बंधुता का अध्ययन करते हैं, तो वो उनका मूल्य क्या हो गया? बंधुता हो गया। तो ये ध्यान रखना, निर्देशात्मक है, इसका मतलब है वो अपने अध्ययन का मूल्य या लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं। जैसे प्लेटो ने पहले निर्धारित कर लिया, मुझे न्याय की स्थापना करनी है।
आज आइजिया बर्लिन का तो है मेनली स्वतंत्रता की बात करनी है, वो भी नकारात्मक की। तो स्वतंत्रता आइजिया बर्लिन के लिए निर्देशात्मक हो गया और प्लेटो के लिए न्याय हो गया, तो वो न्याय के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरा, मूल्यों का अध्ययन करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, मूल्य, लेकिन मूल्यों में भी एक मूल्य ले लेते हैं। तीसरा, आदर्श राज्य पर बल देते हैं, आदर्श राज्य की स्थापना की बात करते हैं, जैसे प्लेटो ने न्याययुक्त आदर्श राज्य की बात की थी रिपब्लिक में, गांधी जी ने राम राज्य की बात की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक आदर्श राज्य को लेकर चलते हैं। ऐसे आर्थर मूरे हचेसन विश्व सरकार की बात करते हैं, आपको नीचे दिखाई भी दे रहा है, आर्थर मूरे और हचेसन ये विद्वान हैं, विश्व सरकार की बात करते हैं। कांट यूरोपीय संघ की बात करता है, कांट थे तो यूरोपीय संघ की बात की थी कांट ने, उसने आदर्श यूरोपीय संघ, लेकिन अभी वो फेल होता जा रहा है पूरा यूरोप में जैसे, लेकिन उसने कहा था यूरोपीय संघ पूरा एक हो जाना चाहिए। ऐसे भारत में भी बहुत सारे विद्वान हैं, अरविंद घोष है, वो भी विश्व सरकार की बात करते हैं, मानव एकता की बात करते हैं, वो भी क्या है, आदर्शात्मक उपागम के उदाहरण है, मानव एकता संबंधी विचार अरविंद घोष के। तो ये आपको ध्यान रखना है, चाहे भारतीय विचारक हो चाहे पश्चिमी विचारक हो, और वो एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करते हैं और कहते हैं राज्य ऐसा होना चाहिए, वो पूरी व्यवस्था बताते हैं, तो सारे के सारे मानपरक दृष्टिकोण अपनाते हैं, उपागम अपनाते हैं, आदर्शात्मक उपागम अपनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर कल्पना मूलक हैं, उनका आदर्श राज्य स्थापित नहीं हो सकता, और वास्तव में आदर्श जब प्राप्त हो जाता है तो आदर्श ही नहीं रहता। गांधी जी का राम राज्य अगर प्राप्त हो जाए तो फिर वो राम राज्य नहीं होता, फिर उससे अगला लक्ष्य, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या आरएस की तैयारी कर रहे हैं या आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी करें, कॉलेज लेक्चर प्राप्त हो गया तो उसके बाद वो आपका आदर्श नहीं रहता, उसके बाद आप आईएएस की सोचेंगे, आईएएस बन गए तो फिर आईएएस की दोबारा तैयारी नहीं करेंगे, फिर आप कमिश्नर बनने की सोचेंगे या चीफ सेक्रेटरी बनने की सोचेंगे, तो आपका लक्ष्य अलग हो जाएगा, तो वो आदर्श नहीं रहेगा आपका। तो आदर्श जो होता है वो प्राप्त नहीं होता, तभी तो आदर्श होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसलिए कल्पना मूलक है, और आलोचना भी व्यवहारवादी इसलिए करते हैं कि व्यवहारवादी कहते हैं ये मानपरक उपागम कल्पना मूलक है, राजनीति दर्शन के निकट है, दर्शनवादी ज़्यादा है, ये वास्तव में राजनीति दर्शन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, दर्शन शास्त्र से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो इस आधार पर आलोचना करते हैं, कहते हैं दर्शन शास्त्र के निकट है, कल्पना मूलक है। तो जितने भी थिंकर आदर्श राज्य की बात करते हैं जनरली वो सब कहीं ना कहीं मानपरक या आदर्शात्मक उपागम ही अपनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही सजगता के साथ इसको पढ़ेंगे, देखेंगे और बार बार देखेंगे तो बार बार समझ भी आएगा। तो इसके बाद मानपरक के बाद फिर हम एक उपागम और है संदर्भात्मक उपागम, उस पर भी चर्चा करते हैं। चलिए कंटेक्चुअल अप्रोच पर भी चर्चा कर लेते हैं उपागम पर। तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेना कि संदर्भात्मक उपागम क्या है। तो कंटेक्चुअल अप्रोच में इसकी 2-3 बातें हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, ये द्वितीयक के साथ प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे सेम नव संस्थागत उपागम में क्या किया था, औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे ये भी द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग तो मेनली करता है, मेन पार्ट तो इसका यही है, परंतु ये भी साथ में आंशिक रूप में, पार्शियल रूप में इसको भी शामिल कर लेता है। इसलिए इसको परंपरागत दृष्टिकोण का ही भाग मानते हैं, क्योंकि केवल अगर प्राथमिक आंकड़ों का करता, उनको ज़्यादा महत्व देता, तो फिर तो ये व्यवहारवादी हो जाता उपागम। लेकिन इसमें द्वितीयक आंकड़ों का ही प्रयोग ज़्यादा है, प्राथमिक आंकड़ों का आंशिक है, इसलिए ये संदर्भात्मक उपागम है। कहीं ना कहीं इसे कि परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बीच की शाखा मानते हैं। तो इसमें क्या मानते हैं, ज्वाइंट, बीच की शाखा। मीडिएटर मानते हैं, मध्यस्थ मानते हैं। किसका मध्यस्थ मानते हैं, परंपरागत प्लस व्यवहारवाद का। उस दिशा में कदम ही मानते हैं, व्यवहारवाद की दिशा में कदम है। देखो बेटा, प्रगति जो होती है वो सने सने होती है, कोई भी एक चीज़ एकदम साथ नहीं आ जाती है। तो व्यवहारवाद की दिशा में कहीं ना कहीं ये भी एक बीच की कड़ी है, दोनों को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम भी करता है, व्यवहारवाद के गुण भी अपनाता है और परंपरागत, लेकिन मूल बिंदु परंपरागत ही है, वो ज़्यादा प्रभाव परंपरागत का ही है। फिर ये क्षेत्रीय अध्ययन पर बल देता है, जैसे पूर्वी एशिया का अध्ययन कर लिया,
दक्षिणी एशिया का अध्ययन कर लिया, तो क्षेत्र विशेष के अध्ययन पर ज़्यादा ध्यान देता है। समर्थक कौन है? मार्क्स तथा बटलर हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है। संदर्भात्मक उपागम में, कंटेक्चुअल अप्रोच में ये द्वितीयक व प्राथमिक आंकड़े दोनों का प्रयोग करता है। दूसरा, क्षेत्रीय अध्ययन पर बल देता है। तीसरा, इसके समर्थक मार्क्स तथा बटलर हैं। तो ये बातें सारी आपको ध्यान में रखनी है। तो मित्रों, ये सारी बातें जब आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको, तो आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि पहले तो हमें पढ़ना क्या कहता है, सामान्य परिचय देखते हैं। सामान्य परिचय क्या है कि इसका प्रभाव बेसिकली जो है कि परंपरागत दृष्टिकोण का प्रभाव है, प्लेटो से लेकर सेकंड वर्ल्ड वार तक राजनीति शास्त्र पे था। ये आपको ध्यान में रखना है। यह मूल्य नैतिकता पर बल देता है और नैतिकता की बात ज़्यादा करता है, तो बेसिकली राजनीति दर्शन की बात करता है। फिर विशेषताएं क्या है? विशेषताएं वही मैंने 8-10 जो विशेषताएं बताई वो ध्यान रखना है। मूल्य नैतिकता पर बल है, समष्टिवादी है और ये बेसिकली उचित अनुचित की बात करता है, तथ्यक आंकड़ों का प्रयोग करता है और वस्तुपरक है। पूर्व में इसका ज़्यादा प्रभाव है। इसमें प्रभाव है पूर्व में। समर्थक कौन है? पश्चिमी विचारक हैं, हमारे प्लेटो से लेकर मार्क्स तक जो भी है उन पर टिप्पणी करने वाले विचारक हैं, भारतीय विचारक हैं, नव परंपरावादी हैं। तो ये विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद परंपरागत दृष्टिकोण और राजनीति शास्त्र की परिभाषा मैंने कहा 4 रूप में दी है। राज्य के रूप में गार्नर, ब्लंट्सली, गेरिस, जकारिया, गुडनाव, जेम्स देते हैं। फिर सरकार के रूप में लिकोक और सीले देते हैं। फिर बेसिकली राज्य सरकार दोनों के रूप में गिलक्राइस्ट और डिमॉक और पालजेनेट देते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर मानव तत्व के रूप में लास्की और हरमन हिलर देते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो है परंपरागत दृष्टिकोण और अध्ययन का क्षेत्र है। अध्ययन का क्षेत्र क्या है इसका? मैंने कहा औपचारिक संस्थाएं होंगी, राज्य, सरकार के अंग, सरकार के अंगों के आपसी शक्ति संबंध, उनके तुलनात्मक अध्ययन जो भी है। 2 देशों के अंगों का तुलनात्मक अध्ययन भी आ जाएगा, जैसे अमेरिकी विधायिका की भारतीय विधायिका से तुलना, अमेरिकी कार्यपालिका की भारतीय कार्यपालिका से तुलना, वो सारे इसमें आ जाएंगे। अंगों का अध्ययन ही बेसिकली, उनके आपसी शक्ति संबंधों का अध्ययन भी आ जाएगा। उसके बाद बेसिकली इसमें जो है दल भी आएगा, संविधानेतर संस्थाएं भी आएंगी, नीति आयोग, सूचना आयोग, ये सब मानवाधिकार आयोग आ जाएगा। सरकारी संस्थाएं, दबाव समूह इसमें नहीं आएगा, ये आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आ जाएंगी जिसमें राज्य की भागीदारी है, जैसे यूएनओ जैसे संगठन भी इसमें आ जाएंगे जो यूएनओ से मान्यता प्राप्त हैं, तो वो सारे के सारे इसमें कहीं ना कहीं शामिल। सार्क जैसे संगठन नहीं, क्योंकि उसमें राज्य तो हैं लेकिन वो यूएनओ से मान्यता प्राप्त नहीं, उसमें गतिविधियां, मानव व्यवहार भी शामिल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद इसके अध्ययन के उपागम थे। उपागम मैंने 5 बताए। पहला ऐतिहासिक उपागम बताया, जिसके जनक कौन है? जीएस सेबाइन। वो क्या कहता है? किसी भी राजनीतिक संस्था या घटना का अध्ययन हमें ऐतिहासिक आधार पर करना चाहिए। और 2 विशेषताएं बता देता है। पुस्तक कौन सी थी? हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी थी, जिसके 3 पार्ट थे। 1925 में लिखी, 1937 में पब्लिश वाली है। फिर इसके क्या है? 2 विशेषताएं क्या कहता है? पहला, किसी भी राजनीतिक संस्था या घटना राजनीतिक सिद्धांत का जन्म सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकटों के फलस्वरूप होता है। दूसरा कहता है संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, ये जीएस सेबाइन का याद करना है। फिर कानूनी उपागम वाले केवल संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। संस्थागत वाले बेसिकली संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ संवैधानेतर संस्थाओं का अध्ययन भी शामिल कर लेते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद अगला उपागम देखते हैं, तो नव संस्थागत भी, संस्थागत का एक नवीन रूप है। वो क्या करता है कि संस्थाओं के साथ साथ भाई संवैधानेतर संस्थाओं के साथ साथ मानव व्यवहार का अध्ययन भी शामिल करने का प्रयास करता है। तो पाल टेलर जो है, पेट्रो हॉल जैसे विद्वान उसका समर्थन करते हैं। फिर मानपरक उपागम है, जो निर्देशात्मक है, एक निश्चित मूल्य लेके चलता है और साथ में आदर्श राज्य की बात करता है, कल्पना मूलक है। प्लेटो जो है न्यायुक्त आदर्श राज्य की बात करता है, या विश्व सरकार की परिकल्पना करने वाले या कुछ ऐसे भारतीय विद्वान जो मानव एकता की बात करते हैं, अरविंद घोष जैसे, सब कहीं ना कहीं मानपरक उपागम से जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद जो है वो एक उपागम है संदर्भात्मक उपागम, जिस पर हमने चर्चा की है। संदर्भात्मक उपागम की बेसिकली तथ्यक आंकड़ों के साथ साथ प्राथमिक आंकड़ों का भी प्रयोग करता है और क्षेत्रीय अध्ययन पर बल देता है। समर्थक मार्क्स तथा बटलर है।
तो मित्रों ये इतना सा टॉपिक है, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगली जो हमारा वीडियो रहेगा वो ये 2 टॉपिक बचे हैं लास्ट वाले, इन पर केंद्रित रहेगा। तो आप इसको इतने याद करके रखें ताकि हम अगले टॉपिक पर फिर नेक्स्ट वीडियो में देख सकें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।